हे गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में फिर से एक बार सीखे 2020 के लिए साथ ही जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सीडीपी की क्लास है। आज के इस वीडियो में थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के सभी सिद्धांतों, उनके सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन सभी को आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। रिचर्ड स्किनर अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था और ये क्या थे, ये एक पशु वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक को सीखने के नियम के संबंध में जाना जाता है। सबसे पहले सीखने के नियम क्या होंगे, कोई बालक किस तरह सीखेगा, इस संबंध में जो नियम थे वो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किए थे। अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था, इसके आधार पर इन्होंने सीखने के सिद्धांत दिए थे। तो क्या इन्होंने प्रयोग किया था, देखिए क्या यह था कि थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली को पिंजड़े के अंदर बंद कर दिया और बिल्ली काफ़ी भूखी थी। साथ ही पिंजड़े को जो दरवाज़ा था उसमें एक चिटकनी लगा दी और चिटकनी दबाने पर पिंजड़ा जो था खुल जाता था। अब क्या किया उन्होंने कि बिल्ली जो पिंजड़ा था उसके बाहर एक मछली टांग दी, जिससे वजह से अब उसको देखकर उसे और भी मुंह में पानी आ रहा और भी ज़्यादा उसको भूख लग रही है देखने पर। फिर क्या तो अचानक उसका जो पैर था वो चिटकनी पर पड़ गया और पड़ने से उसका पिंजड़ा खुल गया और उसने जाके जो मछली थी उसने खा ली। इस तरह से फिर क्या किया उन्होंने, फिर से दोबारा बिल्ली को अंदर किया और बिल्ली अब क्या हुआ कि पहली बार से थोड़े टाइम कम उसको जो प्रयास करने पड़े और उसने जल्दी उसकी चिटकनी खोल के और खा लिया। इस तरह से क्या हुआ कि जैसे जैसे बारी बारी जब ये प्रयोग करते रहे तो एक बार ऐसा है कि जैसे बिल्ली को अंदर किया गया और बंद की गई चिटकनी, तो बिल्ली ने तुरंत चिटकनी खोली, दरवाजा खोल के उसको खा लिया मछली को। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि जैसे जैसे हम प्रयास करते रहते हैं किसी चीज पर तो हमारी जो गलतियों की संख्या होती है वो कम होती जाती है, जैसे कि बिल्ली के साथ भी हुआ था। तो इस तरह से थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहा गया, संबंधवाद का सिद्धांत कहा गया, एसआर सिद्धांत का मतलब स्टिमुलस रिएक्शन सिद्धांत, जहाँ पे स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया। यहाँ पर उद्दीपक क्या चीज़ थी, यहाँ पर उद्दीपक हमारी मछली थी और अनुक्रिया किसने की, बिल्ली ने अनुक्रिया की। यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, ये थॉर्नडाइक ने दिया, या फिर एसआर सिद्धांत आ जाए तो किसने दिया, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। इसके बाद थॉर्नडाइक ने इसके अलावा यानी इस जो सीखने के नियम थे इन सिद्धांतों के अलावा एक बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत भी इन्होंने बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये भी दिया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में इन्होंने बोला था कि किसी बुद्धि का जो निर्धारण होता है किसी एक सिद्धांत से हम ना करके कह सकते कोई हमारी जो बुद्धि है किसी एक कारक से निर्धारित ना होकर बहुत सारे कारकों से निर्धारित होती है। अब देखिए हम थॉर्नडाइक को सीखने के जो नियम थे उनको देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम दिए थे तो इसके अंदर थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए, एक प्रमुख नियम और गौड़ नियम दिया। प्रमुख नियम की अगर बात करें तो प्रमुख नियम के भी 3 प्रकार थे। पहला था प्रभाव का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, तीसरा था तत्परता का नियम। अब इन तीनों को हम समझ लेते हैं एक एक करके। अगर पहले हम बात करें अगर प्रभाव के नियम की, तो प्रभाव के नियम में अगर देखें तो इसे संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। प्रभाव के नियम का मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ये पता हो कि इसको करने के बाद भी हमें ये चीज़ मिलेगी, या ये कह सकते हैं कि हमें से हम परीक्षा दे रहे हैं, हमने मेहनत करी और हमें इसके बारे में पता है कि परीक्षा के बाद में क्या होगा, हमारे जो पापा हैं वो हमको साइकिल दिलाएंगे। तो इससे क्या हमें उससे प्रभाव मतलब कि हमें उसका अच्छा प्रभाव पता है, हमें उससे ये पता है कि इससे हमें लाभ होने वाला है। तो उस चीज़ को हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ज़्यादा मेहनत से करेंगे, उस काम में सफल भी हो पाएंगे। लेकिन अगर हमें ये पता है कि इस काम को करने से हमें गलत चीज़ मिलेगी, हमारे लोग बुराई करेंगे, तो हम उस काम करने से बचेंगे। तो इसे बोलते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि अगर संतोष हमें किसी चीज़ में हो रहा है तो उस कार्य को हम करेंगे, अगर हम किसी चीज़ में संतोष नहीं मिल रहा है, असंतोष हो रहा है, तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे। दूसरा हमारा आता है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम का मतलब है कि हम किसी काम को सीखने के लिए बार बार प्रयास करें, जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है इसे हम एक तरह से अभ्यास के नियम के रूप में देखते हैं। अभ्यास के नियम में है कि हम अगर किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो हम उसको बार बार अगर प्रयोग करते रहे तो उस चीज़ को हम सीख लेते हैं। लेकिन अगर हम उसी काम को अगर हम लंबे समय तक ना करें, ना उसकी चीज़ के प्रैक्टिस ना करें, तो उस काम को हम भूलने भी लगते हैं। इसलिए इसे उपयोग का और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं। अगर उपयोग करते रहे तो सीखते जाते हैं, अच्छा करते जाते हैं। अगर जो उसका उपयोग करना
बंद कर दे या सीखना बंद कर दे तो हम उस तो अनुपयोगी हो जाता है वो चीज़ें। तो ये अभ्यास का नियम हो गया। अभ्यास के नियम को प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं तत्परता के नियम की। तत्परता के नियम का मतलब है कि अगर कोई बालक किसी काम को करने के लिए बहुत तत्पर है, उत्साहित है, एक्साइटिंग है, तो क्या होगा, वो जल्दी उस काम को सीख ले। हम से किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं, बहुत ही जिज्ञासु हैं, यानी कि अगर हम बहुत उत्सुक है उस काम को लेकर तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं, तो इसे बोला गया तत्परता का नियम। अब हम बात करते हैं गौड़ नियमों की। गौड़ नियम क्या थे? गौड़ नियम के अंतर्गत ये था कि बहु अनुक्रिया के नियम दिया कि इन्होंने 5 नियम, तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक ने प्रमुख नियम के अंतर्गत दिए थे टोटल 3 नियम, जबकि गौड़ नियम के अंतर्गत दिए थे टोटल 5 नियम। ये 5 नियम क्या कहते हैं? ये 5 नियम थे। पहला नियम तो ये था बहु अनुक्रिया का नियम था। दूसरा था रुचि या मनोवृत्ति का नियम। तीसरा था तत्व प्रबलता या इसे आंशिक क्रिया का नियम भी कहते हैं। चौथा था सादृश्य अनुक्रिया का नियम या समानता का नियम। और 5वां था हमारा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगर हम एक एक करके बात करते हैं सभी नियमों की, अगर हम देखें बहु अनुक्रिया के नियम, बहु अनुक्रिया के नियम को बहु प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी काम को करने के लिए कई सारे हम प्रयोग करें, बार बार नहीं, एक अगर हमें कोई परेशानी का हल ढूंढना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करें, कई सारी क्रियाएं अपनाई, तो ये हो गया हमारा बहु प्रक्रिया का नियम। और दूसरा हमारा हो जाता है रुचि या मनोवृत्ति का नियम। इसका मतलब वही है कि अगर हमें किसी काम में रुचि है तो उस काम को ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, ये हमारा तत्परता के नियम की तरह ही हो गया। और तीसरा हमारा तत्व प्रबलता, ऐसे बेसिकली जो फेमस या आंशिक क्रिया के नियम से संबंधित है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि बहु प्रक्रिया के नियम किसने दिया, या मनोवृत्ति का नियम किसने दिया, आंशिक क्रिया का नियम किसने दिया। तो आपको इसके बारे में देखिए एक वीडियो, अगर आप पहली बार इसको टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप कैसे इन सभी के नाम याद रखेंगे। तो देखिए मेन बेस जो की है चीज़ों को तैयार करने की, आप बार बार प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल रिवीजन करिए, तो आप उसको जल्दी सीख लेंगे। यानी आप इस वीडियो कंप्लीट हो जाए, फिर से वीडियो आज देख लीजिए दोबारा, कल फिर एक बार देख लिया, यानी इस वीडियो को आप टोटली 3 बार देख लिया अगर, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाना है, ये मेरी गारंटी है। अगर हम बात करें आंशिक क्रिया के नियम, आंशिक क्रिया के नियम मतलब है अगर कोई हम बड़ी चीज़ पे हमें सीखनी है तो हम छोटे छोटे रूप में उसको सीख लें। जैसे कि अगर हमें मान लो इंग्लिश सीखनी है तो हमने क्या किया, पहले छोटे छोटी चीज़ें सीखी, यानी हमने पहले सेंटेंस बनाने सीखे, फिर हमने उसके अंदर के सारे पार्ट्स पढ़ लिए, यानी धीरे धीरे आगे बढ़े। या कह सकते हैं हमें अगर बहुत बड़ा एम हमें अगर करना है, जैसे कि अब मान लीजिए हमें केंद्रीय विद्यालय का टीचर बनना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले तो हमने 12th क्लास तक पर अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की स्कूल की, फिर हम कॉलेज या ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद हमने कोई टीचिंग डिप्लोमा लिया या बीएड किया या बीटीसी या कुछ भी आपने अपना बीएलएड वगैरह किया। तो हम एक तरह से छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उसको जीतते हुए हमने बड़े लक्ष्य अपने जो केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम था उसको क्वालिफाई कर लिया। तो ये हो जाता है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। फिर हम बात करते हैं सादृश्य अनुक्रिया का नियम या समानता का नियम। इसका मतलब है जैसे कि अगर हम मान लीजिए किसी काम में सफल हो गए, यानी अगर हमने कोई काम कभी सीखा था और हमने उसको सॉल्व कर लिया था, अब उसी तरह से अगर कभी भविष्य में हमारे सामने वैसी कठिनाई वैसी परेशानी आती है तो हमें वो चीज़ याद है कि हमने जब इस टाइप की परेशानी आई थी तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, तो हम बस उसी चीज़ का प्रयोग करते हुए हम अपनी दूसरी परेशानी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है हमारा समानता अनुक्रिया का नियम। फिर दूसरा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, यानी इसका मतलब है कि हम अगर वैसे ये भी लगभग जो है समानता के नियम की तरह ही है, अगर वैसे साहचर्य वैसे हमारा वातावरण हमको मिल जाता है तो हम जान जाते हैं कि चीज़ें कैसे हमें सॉल्व करनी है, अगर हम वैसे ही चीज़ों को पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे जो थॉर्नडाइक के सीखने नियम थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखिए क्या करते हैं, जो साथ ही याद रखिएगा जो हमारे थॉर्नडाइक के नियम है ये मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए, चाहे हम बात करें प्रमुख नियमों की या फिर गौड़ नियम। ये दोनों ही नियम जो है मंद बुद्धि के जो बालक है, यानी अगर वो ऐसे बालक जो धीरे बहुत आराम से सीख पाते हैं, बहुत देर में चीज़ों को सीख पाते हैं, तो बार बार प्रयास के जरिए बार बार से अभ्यास से उनको आसानी से सीख लेंगे। तो इसे भी याद रखना है। अब देखिएगा जो हमारे थॉर्नडाइक के सिद्धांत है इनको बहुत सारे नाम भी दे दिए गए हैं, जैसे कि आवृत्ति का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, क्योंकि बार बार प्रयास करते हैं तो आवृत्ति का सिद्धांत भी नहीं बोला गया, पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी बोला गया। बहुखंड सिद्धांत, यानी कि जो हमारा जैसे कि बहुअनुक्रिया था इसी बहुखंड का सिद्धांत भी बोला गया। साथ ही इन्हें परमाणु का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, ये सब नाम भी इनको दिए गए।
साथ ही अगर आपसे बोला जाए कि अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया, तो ये सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। अब एक चीज़ याद रखिए कि थॉर्नडाइक ने 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान बुक लिखी थी। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आंसर शिक्षा मनोविज्ञान किसकी बुक है, तो याद रखिएगा ये थॉर्नडाइक की बुक है। साथ ही एनिमल इंटेलिजेंस, ये किसकी बुक है, ये भी थॉर्नडाइक की बुक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है, तो याद रखिएगा तत्परता का नियम जो है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है, यानी किसी काम को सीखने के लिए सबसे पहले हमें तत्पर होना बहुत जरूरी है। फिर है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि प्रकार। देखिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के भी कई प्रकार बताए हैं। बेसिकली बुद्धि का जो था वो स्टर्न, बिने, इन लोगों ने दिया है, लेकिन थॉर्नडाइक ने भी अपना एक प्रकार बताया। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि किनके इनके पास होती है, यानी मूर्त बुद्धि होना ठोस बुद्धि होना, यानी ऐसी चीज जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हम चीजें कर सकते हैं या बना सकते हैं, ऐसी मानसिकता रखने वालों को मूर्त बुद्धि होती है। जैसे कि हो गया इंजीनियर, हस्तकलाकार, कारीगर, ये लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, यानी मूर्त बुद्धि हो जाती है। अमूर्त बुद्धि जैसे कि हमारे चित्रकार, दार्शनिक, कहानीकार, इन लोगों के पास क्या होता है, इन लोगों के पास हमारी अमूर्त बुद्धि होती है। वहीं अगर बात करें सामाजिक बुद्धि की, तो सामाजिक बुद्धि का मतलब है जैसे कोई सामाजिक रूप से ऐसे लोग जो होते हैं सामाजिक बुद्धि रखने वाले, वो काफ़ी कुशल होते हैं सामाजिक रूप से, समान मानसिक क्षमता आप कह सकते हैं, या फिर कूटनीतिज्ञ जो हो गए या राजनीति वगैरह वाले हो गए, जो सामाजिक रूप से अच्छे होते हैं वो हमारे सामाजिक बुद्धि रखते हैं। और साथ ही याद रखिएगा आप चीज कि जो टर्मन है मनोवैज्ञानिक ने, इन टर्मन ने अमूर्त बुद्धि को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। यह बोला सकता है कि अमूर्त बुद्धि का संप्रत्यय किसने दिया, तो याद रखिएगा ये संप्रत्यय जो दिया था टर्मन ने दिया था। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया था कि थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया था, इसे रेत का एवं बालू का एवं परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं, तो इस चीज को भी हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पावलोव की तरफ। ठीक है, अगर पावलोव की बात करें तो पावलोव जो थे रूस के निवासी थे। ठीक है, इसके अलावा पावलोव को फादर ऑफ कंडीशनिंग भी बोला गया है। ये काफ़ी मुझे याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में था, लेकिन ये किसी टीचर एग्जाम में आ चुका है कि फादर ऑफ कंडीशनिंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा पावलोव को फादर ऑफ कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था सीखने के सिद्धांत के रूप में, उसी तरह से पावलोव ने सीखने के सिद्धांत को लेकर प्रयोग किया कुत्ते पर। तो उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने प्रयोग में क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट वगैरह की। तो उन्होंने एक कुत्ता लिया, उस कुत्ते पे उन्होंने जो उसके जो लाल ग्रंथि थे उसका ऑपरेशन करके उसका जो कनेक्शन था, यानी उसको जो एक परखनली से कनेक्ट कर दिया। अब यानी क्या, जब भी वो लार गिराएगा तो उसकी जो भी मात्रा होगी, जो भी लार होगी उस परखनली में कलेक्ट होती जाएगी और फाइनली उसको वो मेजर कर पाएंगे। इस वजह से उन्होंने ये काम किया। साथ ही क्या किया कि उसको वो कुत्ता जो था वो काफ़ी भूखा था, उसके सामने उन्होंने भोजन को लटका दिया। अब क्या किया कि कुत्ता बहुत ज़्यादा जब भूखा था तो उन्होंने घंटी बजे, और जैसे घंटी बजे तो उसके सामने भोजन रख दिया गया। तो जैसे भोजन रख देखते ही कुत्ता जो था उसकी लार उसकी आ जाती थी और वो लार जो कलेक्ट कर लिया जाता था। तो इस तरह से उन्होंने कई बार प्रयोग किया गया। जब कई दिनों तक इसका प्रयोग करते रहे तो एक दिन उन्होंने क्या किया, भोजन है कि केवल उन्होंने घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया। लेकिन ऐसा करने पर क्या हो, तब भी कुत्ते मतलब भोजन ना देखने के बावजूद भी अपने आप कुत्ते की जो लार थी वो कलेक्ट होती गई। तो इससे लार जो गिरने लगी, तो इससे हम ये पता, उन्होंने ये जाना या कहते हैं ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हम किसी जो हमारे मतलब अस्वाभाविक है जो हमारे उद्दीपन है, यानी कि उद्दीपक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़, एक ऐसी वस्तु जो हमारे अंदर उत्तेजना पैदा कर दे। तो उन्होंने ये पाया कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार प्रयास करते रहे, बार बार उस चीज़ का प्रयोग करते रहे या बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहे, तो हमारा जो अस्वाभाविक जो हमारा उद्दीपक होता है वो स्वाभाविक की तरह कार्य करने लगता है। यानी हमारा जो अस्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पे क्या चीज़ थी, यहाँ पर अस्वाभाविक उद्दीपक जो था वो घंटी था, जबकि स्वाभाविक क्रिया क्या थी, स्वाभाविक क्रिया हमारी लार है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारा भोजन था, ये भोजन हमारा स्वाभाविक उद्दीपन था और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी था और लार क्या थी, स्वाभाविक क्रिया थी जो कि आना ही था। तो इस तरह से इन्होंने प्रयोग किया और तो इस तरह से हमने निष्कर्ष निकाल लिया।
अब क्या है, जो उनके सिद्धांत के, इनके सिद्धांत के भी कई सारे नाम है। इन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दिया, पहला तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, साथ ही इसे क्लासिकल सिद्धांत और अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। संबंध प्रक्रिया सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो आपको ये भी याद रखने हैं, ये चारों जो नाम है आपको हमेशा याद रखने हैं। ये सिद्धांत किसने दिए, चारों सिद्धांत दिए थे पाउलो ने। फिर से रिविजन कर लीजिए, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत किसने दिए, पाउलो ने। अब देखिए, संबंध या अनुबंधित से आप थॉर्नडाइक में मत कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर बोला जाए बंध का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया थॉर्नडाइक ने। लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, या फिर संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था पाउलो ने। बढ़ते अगले स्लाइड्स पर। अब देखिए, जो पाउलो ने प्रयोग किया था, अभी पाउलो के वैसे प्रयोग के उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। इसका प्रयोग की अगर बात करें तो इसका पहला प्रयोग तो ये है कि बालकों के अंदर भय, प्रेम, घृणा, ये सारे जो भाव होते हैं आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। उसके बार बार इन्होंने ये सारे चीज निष्कर्ष निकाले। साथ ही अगर बालकों में आदतों में सुधार करनी है तो हम इससे सिद्धांत का प्रयोग करके भी ये चीज मतलब बालकों के अंदर आदतों में सुधार किया जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं स्किनर की तरफ। अब देखिए, स्किनर कौन थे। स्किनर जो थे ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहा और कबूतर पर इन्होंने प्रयोग किया था। चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था 1930 में, ये याद रखिएगा। इन्होंने भी लगभग पावलोव और थॉर्नडाइक की जगह ही जैसा ही प्रयोग किया। इन्होंने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में सफ़ेद चूहे को रख दिया और इस बॉक्स का नाम क्या रखा, इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रख दिया। अब चूहे के जो उसमें भी एक लीवर लगा हुआ था, यानी अब जाकर लीवर को दबाया जाता तो वो जो बॉक्स था वो खुल जाता। तो उसके बाद उन्होंने कुछ चावल के दाने वगैरह रख दिए, कुछ उसका जो चूहे का भोजन होता है वो सब रख दिया। अब क्या, चूहा भी उसके अंदर वही भूखा वाला, जैसे कि हर जगह कहानी थी कि सब कोई भूखा रखा जाता है उसको, तो इसी तरह से चूहे को भी भूखा रख दिया। अब यहाँ पर भी वही काम करता है, चूहा बहुत प्रयास करता है और एक बार ये होता है कि चूहे का जो पैर होता है उसका लीवर पे पड़ जाता है और खुल जाता है। इस तरह से वो जाके बाहर खाना ले लेता है। तो अब इससे क्या हुआ कि चूहे के अंदर ये मतलब ये चीज़ हो गई कि अब अगर इसको दबाएंगे तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इस प्रयोग से स्किनर ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर हमारी अनुक्रिया बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, कह सकते हैं हमारी अनुक्रिया में बहुत ही ज़्यादा बल है, तो फिर हमारी सीखने की जो प्रक्रिया होगी वो बहुत ही तीव्र हो सकती है। यानी उनका ये कहना था कि चूहे को बहुत भूखा रखने की वजह से उसने चीज़ों को जल्दी सीख लिया। जबकि वहीं थॉर्नडाइक जैसे उनके अपोजिट थे। थॉर्नडाइक ने बोला कि जो हमारा स्टिमुलस है या कह सकते हैं जो हमारा उद्दीपन बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम उसको चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन इनका यहाँ कहना था कि हमारी अनुक्रिया बहुत तेज है तो हम जल्दी सीख लेते हैं। अब स्किनर ने अपने सिद्धांतों क्या नाम, स्किनर ने अपने सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुगम का सिद्धांत, आरएस सिद्धांत, यानी इन्होंने रिएक्शन को पहले दिया और बाद में स्टिमुलस को, तो आरएस सिद्धांत हो गया। अनुक्रिया उद्दीपन, जबकि थॉर्नडाइक को क्या बोला गया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। साथ ही इसे साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया। स्किनर ने पुनर्बलन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, ये भी याद रखिएगा। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा था इंग्लिश पेडागोगी में, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट या कह सकते हैं पुनर्बलन। अब देखिए, जो स्किनर का सिद्धांत है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग की अगर बात करें तो स्किनर सिद्धांत के अंदर ये मतलब इसका प्रयोग करते हैं कि पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर पढ़ाने से क्या होता है, प्रभावकारी शिक्षण होता है। यानी हम जैसे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाते हैं, बच्चे ने उसे सीख ली तो उससे क्या उनके अंदर पुनर्बलन मिल गया उनको, कि उनको एक मिल गई, चलो हमें ये चीज़ आती है अब हम और भी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस तरह छोटे छोटे पदों में पढ़ाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर दूसरी चीज़ के छात्रों को परिणाम का ज्ञान कराने से वे अधिक उन्नति कर सकते हैं। अगर उन्हें ये बता दिया जाए कि इससे हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे या इससे हमें खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा, तो हम बालक जल्दी उन्नति कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। और उन्होंने जैसे कि बताया कि इन्होंने पुनर्बलन को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। और पुनर्बलन क्या होता है, जैसे कि पुनर्बलन हमारा कोई भी प्रकार का हो सकता है, दंड हो सकता है, पुरस्कार हो सकता है, परिणाम हो सकता है। यानी क्लास में हम फर्स्ट आएंगे, ये हमारा परिणाम हो गया। दंड, अगर हमने मान लो क्लास में हमने अच्छा अगर नंबर से पास नहीं हुए तो हमारे जो पिताजी हमको बहुत मारेंगे, तो ये दंड हो गया। पुरस्कार स्वरूप हमें साइकिल मिलेगी। ये सारी चीज़ें कुछ भी हमारा पुनर्बलन हो सकता है।
अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कथन आता है थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक का कथन है कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो होता है अर्ध सपनों में रहता है। यहाँ पे इस तरह के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अर्ध सपन की अवस्था के कौन सी होती है, तो याद रखिएगा 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है अर्ध सपनों की होती है। और ये जो प्रूव किसने किया, ये सिद्धांत ये बात कही किसने थी, तो ये थॉर्नडाइक ने कही थी। वही स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये शायद मैं पहले भी आपको इसे ये जो कथन था आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी आपको याद रखना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कहा था स्किनर ने। वही 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, ये बात कही थी थॉर्नडाइक ने। जो हमारे स्किनर थे, स्किनर की भी बुक्स हमें याद रखनी। स्किनर ने बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और फ्रीडम एंड डिग्निटी की 2 बुक्स लिखी थी, याद रखिएगा इन दोनों बुक्स के बारे में, ठीक है। वही एनिमल इंटेलिजेंस किसकी बुक थी, ये बुक थी थॉर्नडाइक की। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी बुक थी, थॉर्नडाइक की। और स्किनर की कौन कौन सी, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म और फ्रीडम एंड डिग्निटी, ये स्किनर की बुक है। अगर आप कहेंगे तो मैं सारी जो बुक्स के नाम है अन्य किसने कौन सी बुक लिखी, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस तरह से हमारा आज का जो वीडियो था यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आज का आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे कि कल जो हमारी क्लास कौन सी होने वाली, कल हमारी मैथ्स की डाउट क्लास होने वाली, तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे ईमेल करके बता दीजिएगा, या वो भी लेकिन आज रात को 8 बजे तक आपको इसका ईमेल करके मुझे सारे क्वेश्चन आपको बताने होंगे। और कल आप ये क्लास जो डाउट की तो आप प्लीज़ इसे मिस मत करें, क्योंकि अभी तक जितने मैंने मैथ्स के मॉक टेस्ट करवाए सभी के डाउट्स इसी क्लास में क्लियर होने वाले, जो भी आपने मुझसे अब तक पूछे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।